हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का मैथ्स का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये 24-25 सेशन का। तो कोड है पेपर का 6512। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, एंड जिनके अभी नहीं हुए हैं या नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, PYQ है, तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस हमने डिटेल में भी किए हुए से प्रीवियस वाले पार्ट में, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेक कर लेना। तो डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं सेक्शन ए का तो आपको ऑलरेडी सॉल्व सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। तो क्वेश्चन 1 अभी जस्ट मैं इसके आंसर बता रही हूँ सेक्शन ए के। सेक्शन बी को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 जो है क्वेश्चन है, ई एंड एफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट है। PE की प्रोबेबिलिटी दी है, F की दी है, और E/F0 की आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कंडीशनल का आपको फॉर्मूला आता ही होगा, है ना। तो इंडिपेंडेंट भी है, ये ध्यान रखना है। तो ये डिटेल सोल्यूशन मैंने करा रखा है, आप चेक कर लेना। अभी जस्ट मैं इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर है 2/3। तो डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो आप इसकी प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अल्फा दिया है आपको, अल्फा वेक्टर दिया है I-4j + 9k कैप, एंड बीटा वेक्टर भी गिवन है, एंड बोला है कि ये म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स है। तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन लगानी थी यहाँ पे। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आएगा 18। तो आंसर आपको मिल जाएगा इसके प्रीवियस पार्ट में, चेक कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1 - 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, 10x - 2 sec x + c। तो इंटीग्रेशन के भी डिटेल वीडियो बना रखे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड इसकी जो सेक्शन ए का डिटेल सोल्यूशन वीडियो है वो ज़रूर चेक कर लेना, ताकि आपको इसका करने का तरीका भी समझ आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको वेक्टर में से ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 वेक्टर है, एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है √37, वेक्टर बी 3 है, वेक्टर सी 4 है मैग्नीट्यूड। एंगल बी एंड सी का निकालना था, इसका आंसर π/3 आएगा। तो आप पहले इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए, अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है देन अपने आंसर्स मैच कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ग्राफ गिवन है और पूछा है कौन सा ग्राफ इनवर्स है, मतलब इस जो ये गिवन ग्राफ है आपको इसका इन्वर्स ग्राफ ढूंढना है आपको। तो आपको दिख रहा होगा ये देखो, 0 पे कितना वैल्यू दे रहा है, 0 डोमेन पे रेंज कितना दे रहा है 1, है ना। एंड फिर जो 90 है इस पे 0 दे रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा cos x का ग्राफ है ना। ये किसका ग्राफ है, cos x का, क्योंकि cos x 0 पे कितना वैल्यू देता है 1 देता है ना, cos 0, एंड 90 पे 0 वैल्यू देता है। तो ये cos x का ग्राफ है। अब इस cos x के इन्वर्स का ग्राफ ढूंढना था आपको। तो इन 4 ग्राफ में से आपको देखना है कौन सा ग्राफ है करेक्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये वाला, ठीक है। ये जो आपको गिवन ग्राफ था उसका इनवर्स ग्राफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, एंड आपको बोला है कि डिटर्मिनेंट A 9 है और आपको डिटर्मिनेंट 9A इनवर्स निकालना था। तो यहाँ पे मैंने इसे डिटेल सॉल्यूशन करा रखा है, इसके प्रीवियस पार्ट को ज़रूर चेक कर लेना। तो उसका आंसर जो आएगा 9² बी ऑप्शन आएगा, एंड इसमें आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 देखेंगे, f(x) आपको बोला है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x - 1, और आपको बोला है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको पता है ना, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो ये वाला मॉडुलस फंक्शन जो है ये 0 पे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, और ये वाला जो फंक्शन है ये 1 पे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो यानी कि अगर इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो ये 0 पे और ये 1 पे है, तो यानी कि ये आपका 0 और 1 पे सॉरी मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं जस्ट कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होते ना। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है दोनों ही, तो ये कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूस किस किस पे, ये 0 पे और ये 1 पे है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है कि ये कंटिन्यूस भी है क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हो गया ना ये, और लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और किस वैल्यू पे, 0 और 1 पे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस के बारे में आपको पता है ना, तो इसकी मैंने प्रॉपर्टी भी आपको समझा रखी है इसके डिटेल सोल्यूशन वाली वीडियो में। होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑर्डर m इंटू एन गिवन है और आपको बोला है कि A ट्रांसपोज B और B A ट्रांसपोज B डिफाइंड अगर है तो ऑर्डर ऑफ B क्या होगा। तो ये भी मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। प्रीवियस पार्ट को ज़रूर चेक कर लेना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी m इंटू एन। तो अभी फिलहाल हम सेक्शन ए के जस्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो इसकी वीडियो बन चुकी है पार्ट 1, तो वो आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन 10 देखिए, फिजिबल रीजन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। अब आपको इसमें बोला है कि ये बाउंडेड है, तो कौन सा करेक्ट है। तो जब भी कोई फिजिबल रीजन बाउंडेड होता है तो उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही होंगे, क्योंकि ax प्लस बी वाई बाउंडेड है ना, तो इसका मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है एंड आपको ए इनवर्स निकालना है। ए गिवन है, ए इनवर्स निकालना है। तो इसका आंसर जब आप इनवर्स निकालोगे, ये देखो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, यहाँ -1 भी है, तो इनवर्स निकालोगे तो इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा। तो ये आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी ऐसी वाली डिफरेंशियल होगी dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, पहले आपको इसका ना y को एक तरफ करना है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे y इधर भी है, तो आपको सिंप्लीफाई करके देन इसको इस फॉर्म में लाना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स करके। तो ये मैंने करवा रखा है इसका सोल्यूशन, तो आप चेक कर लेना। इसका आंसर ऑप्शन बी है, ई एक्स अपॉन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ए आपको मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे एंड ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है। ए आई जे के लिए कंडीशन दी है, तो आप इसमें वैल्यू रख के देखिए, 1 2 निकाल के देखिए, आई की जगह 1 रखिए, जे की जगह 2, तो इसमें रखना है, यहाँ पे रखना है। तो आप चेक करो क्या ये ग्रेटर देन 0 है या ये लेस देन 0 है सारे ए आई जे के लिए, या फिर ये A13 + 3 1 -6 आएगा, या इसका सेकंड आई की जगह सेकंड और जे की जगह थर्ड रखते हो तो A32 से ये बड़ा आएगा। तो जब आप करोगे ये सारे ऑप्शंस, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की 0 2 पे क्लोज इंटरवल पे निकालनी थी। तो 0 2 पे पहले इसका आपको डिफरेंशिएशन करना था, एफ डेरिवेटिव एक्स निकालना था, देन इसको 0 के इक्वल रखना था जिससे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एंड देन आपको नंबर लाइन में 0 से 2 के बीच में अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट आया होगा तो 0 पे भी चेक करना है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे भी चेक करना है, और 2 पे भी। तो इसका आंसर 4 आएगा। ये मैंने करा रखा है क्वेश्चन, आप चेक कर लेना इसका डिटेल सोल्यूशन वाला वीडियो। क्वेश्चन 15 देखिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, देन आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, एंड जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल करना। तो इससे जब आप इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू जो आएगी वो आपकी -1/log2 होगी। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है एंड आपको कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी तो होती है, ये वाली भी होती है, ये वाली भी होती है, बट ये वाली नहीं होती है प्रॉपर्टी, तो ये इनकरेक्ट प्रॉपर्टी है। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में आपको कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है फिजिबल रीजन के, और आपको इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन है। आप ये चारों पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट जो है इस पे रखेंगे, जेड पे एक्स और वाई की जगह पे, तो आपको आंसर निकाल के देखना है। तो इसका आंसर जो आएगा मैक्सिमम आएगा इस पॉइंट पे। तो आपको तीनों जो कॉर्नर पॉइंट्स है इनको एक्स और वाई के प्लेस में यहाँ रखना है, एंड जेड मैक्सिमम आपका 40 15 पे आएगा और मिनिमम 15 20 पे आएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 18 देखिए, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व आपको गिवन है। अब कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस है, और आपको बोला है कि ये किस इंटीग्रेशन का ये एरिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पैराबोला है ना, और एक्स एक्सिस पे शेडेड है ना, तो इसके जो dx के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आपने जो इसके रेक्टेंगल्स बनाए हैं वो छोटे छोटे dx लेके बनाए हैं। तो dx वाला तो करेक्ट है। अब कौन सा वाला dx है, y स्क्वायर है, तो यहाँ पे y निकालोगे तो यानी इंटीग्रेशन आपका y dx फॉर्म में आएगा ना। तो और y यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो तो y की जगह x रूट हो जाएगा, ये आएगा आंसर।
तो यानी कि, और ये सिंगल ही है ना, डबल तो नहीं है, तो ये अगर नीचे भी होता तो फिर ये डबल वाला होता, यानी कि तब ये वाला होता। अभी फ़िलहाल ये 0 से 4 और √x है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए एजर्शन रीजन है 1920। एजर्शन z विद सेट ऑफ इंटीजर, फंक्शन है z to z एंड ये फंक्शन गिवन है एंड आपको बोला z बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव आपका z to z पे नहीं होगा। हाँ, अगर ये नेचुरल से नेचुरल होता तो होता, बट इंटीजर से इंटीजर पे ये मतलब ये आपका 1 1 तो होगा, ऑन टू नहीं होगा लेकिन। तो इट मीन्स ये आपका फॉल्स एजर्शन। एंड फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव हो। यस, ये ट्रू है आपका, बट ये फॉल्स है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एजर्शन है, फंक्शन गिवन था आपको 5 पे, आपको चेक करना है इसके लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो और 5 + h पे राइट हैंड लिमिट निकालो एंड दोनों लिमिट्स को यहाँ पुट करके इक्वल करोगे तो चेक करो कि 5 पे k 5/2 आएगा। तो यहाँ पे 5/2 नहीं आएगा, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, चेक कर लेना। ये फॉल्स है आपका, ये फॉल्स है। एंड कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन उस वैल्यू पे इक्वल होना चाहिए। यस, ये ट्रू है आपका, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी ही होगा। सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखते हैं। सेक्शन ए हमने डिटेल में कर रखा है पार्ट 1 में, उसे ज़रूर चेक कर लेना, डिटेल में मैंने बहुत डिटेल समझा रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी देखिए इसके सेक्शन बी के क्वेश्चन, एंड जिनके एग्जाम नहीं हुए या नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे, उनके लिए ये एज ए PYQ एक क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड चलिए 21 क्वेश्चन देखिए। 2 फ्रेंड्स है वाइल काइट्स फ्लाइंग काइट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, स्ट्रिंग्स जो है उनके वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ए गिवन है आपको और वेक्टर बी गिवन है एंड आपको बोला एंगल निकालो बिटवीन द काइट स्ट्रिंग्स। यस, आपको एंगल वाला फॉर्मूला लेना था वेक्टर में, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए कैसे करना है ये क्वेश्चन। इसके अलावा आपका ऑप्शन वाला भी देख लीजिए, दोनों को आंसर एक साथ ही देख लेंगे। फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 21 यूनिट, डायरेक्शन अपोजिट टू AB एंड A एंड B के पॉइंट्स गिवन है और आपको बोला AB वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहले आप AB वेक्टर निकालोगे। AB वेक्टर कैसे आएगा? B में से A को माइनस करके, है ना। जब AB निकालना हो तो B वेक्टर में से A वेक्टर, ये तो आपके पोजीशन वेक्टर बनाने पड़ेंगे ना, पहले वेक्टर बी बनाओ फिर वेक्टर ए। पोजीशन वेक्टर बी में से पोजीशन वेक्टर ए को माइनस करना पड़ता है और फिर उसका मैग्नीट्यूड 21 और अपोजिट डायरेक्शन लेनी है ना। यानी आपको ए बी की जगह BA निकालना है, यानी तो आप BA निकालना है तो आप सीधा ही ए में से B को माइनस कर दो। B - A ना निकाल के आप A - B निकाल लो, क्योंकि मुझे BA ही निकालना है ना, AB ना निकाल के BA निकालना है क्वेश्चन में। जो ऑप्शन फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो एंगल का फॉर्मूला सबको आता होगा, cos थीटा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी गिवन है एंड मैग्नीट्यूड भी सबको निकालना ही आता होगा। 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये आपका 914 ये होता है ना। जो भी वेक्टर के आगे वाले पॉइंट होंगे A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका रूट करना होता है। तो ऐसे ही आपको पहले वेक्टर का भी करना है, दूसरे वेक्टर का भी करना है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और A.B निकालना है तो सिंपल है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 फिर प्लस, फिर इसके J वाला 1 है और इसका -2 है, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इसे सॉल्व करो। 3 × 2 = 6 -2 + 8, 6 8 14 - 2 12 आ जाएगा और नीचे √336 आएगा और आपको √336 का स्क्वायर रूट निकालना है एंड देन कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आंसर 3/√21। और क्योंकि एंगल निकालना है तो कॉस को यहाँ भेज दो, कॉस इनवर्स, तो या तो आपका आंसर ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। एंड इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन वाले में मैंने क्या कहा था, डायरेक्टली आप AB ना निकाल के BA निकाल लो। तो BA निकालने के लिए BA अगर निकालना है तो A पोजीशन वेक्टर में से B के पोजीशन वेक्टर माइनस कर देने हैं।
ए में से बी माइनस करना है, तो ये आपका ये आ जाएगा सॉल्व करके। एंड देन आपको नया वेक्टर बनाना है 21, तो इससे ये जो भी वेक्टर आया है 21 उसको वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई भी वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर, तो मान लो ये वेक्टर सी आ गया, ये नया वाला, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर को ऊपर रखो और उसके मैग्नीट्यूड को नीचे रखो और जितना मैग्नीट्यूड दिया उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स गिवन है इंक्रीजिंग फंक्शन, और आपको एक्स ग्रेटर देन 0 बोला है। तो पहले तो आप एफ एक्स से एफ डेरिवेटिव एक्स निकाल लीजिए, जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं तो आप एफ डेरिवेटिव एक्स निकालो, और फिर आपको एफ डेरिवेटिव एक्स एक्स स्क्वायर का करोगे 2x आएगा और 2x का करोगे तो 2 आएगा, ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपको बोला है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स 0 से इन्फिनिटी के बीच में है ना। तो अब आपको अगर x 0 से इन्फिनिटी है तो पहले 2x बनाओ, देखो कंडीशन क्या दी है, x 0 से इन्फिनिटी है, यही तो है। अब आपको 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 0 को 2 से करोगे तो 0 ही आएगा, एंड 2 को अल्फ़ा से करोगे, इनफाइनाइट से करोगे तब भी इनफाइनाइट आएगा। और फिर 2x माइनस 2 है, क्योंकि मेरा डेरिवेटिव तो 2x माइनस 2 है ना, तो यहाँ पे भी 0 माइनस 2a करोगे तो यहाँ माइनस 2a आ जाएगा। और इन्फिनिटी में तो आप कुछ भी प्लस माइनस करो तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये मेरा अगर x 0 टू इनफाइनाइट है तो ये मेरा 2x माइनस 2a माइनस 2 से इनफाइनाइट पे चला जाएगा, यानी जो डेरिवेटिव है उसके लिए माइनस 2a से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग किस पे है, 0 से माइनस 2a बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो a कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 या फिर माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो समझ आ गया होगा। एफ डेरिवेटिव एक्स 2x माइनस 2 है, तो 2x माइनस 2a, देखो यहाँ पे 2a था माइनस का, तो यहाँ से 2a से 2a कट गया ना, तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा ना। तो 2x के लिए क्या आ गया, 0 से यहाँ पे इनफाइनाइट था, तो 2 और x क्या आ गया आपका, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होना है तो एफ, ये कंडीशन लगेगी एफ डेरिवेटिव एक्स ग्रेटर देन 0, तो यानी कि एफ डेरिवेटिव एक्स क्या था हमारा 2x माइनस 2a, ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो इससे आप 2a निकाल लो। तो माइनस 2a, देखो ये पूरा कब पॉजिटिव आएगा, जब 2a मस्ट भी 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, तभी तो ये पूरा जो है ये 0 से बड़ा आएगा, है ना। तो कंडीशन क्या है, माइनस 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे a के लिए कंडीशन निकालनी है, तो इनइक्वालिटी में माइनस है ना, तो ये साइन यहाँ चला जाएगा, तो a के लिए कंडीशन आ जाएगी या तो इक्वल टू 0 या लेस देन 0, इसका मतलब ये फाइनल आंसर होगा। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है 2 cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम पहले एक को u मान लेंगे और दूसरे को हम v मान लेते हैं, ये तो सबको पता होगा। अब यहाँ से आप du/dx निकाल लो। अब यहाँ पे आपको ax वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाना है। ax का मतलब ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ax log a, है ना, ये तो सबको पता होगा, ax log a। तो ax तो यही रहेगा और log a कितना है इसमें 2, और फिर क्योंकि यहाँ पे x नहीं है cos स्क्वायर x है, तो उसका चेन रूल से फिर से करना पड़ेगा आपको, तो -2 cos x sin x आ जाएगा। सेम ऐसी v का भी डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालो, cos स्क्वायर का करोगे तो 2 आगे आएगा और cos x sin x, तो ये आपको चेन रूल आता ही होगा। देन आपको क्योंकि du/dv निकालना है क्वेश्चन में, क्योंकि u का v के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो du/dv निकालना है, तो du/dx को dv/dx से डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो आई होप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जाता है डिफ्रेंशिएशन सबको समझ आ गया होगा, एंड चेन रूल आपको आना चाहिए। एंड क्वेश्चन 23 देखिए,
बी इफ़ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो यहाँ पे आपको टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के गिवन है, तो टेन इनवर्स को यहाँ से इधर भेज दीजिए, तो ये टेन ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड में, तो एक्स स्क्वायर का करोगे 2x, वाई स्क्वायर का करोगे 2y एंड साथ में डी वाई बाई डी एक्स। टेन ए स्क्वायर है ना, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। एंड देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वो माइनस एक्स बाई वाई आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए। क्वेश्चन 24 में साइन इनवर्स साइन 3π/5 इसको डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप पहले साइन 3π/5 को जैसे करते हैं चैप्टर 2 में पाई माइनस 2π/5 इसके प्रिंसिपल ब्रांच पे लेके आओ, तो ये साइन 2π/5 और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा फिर, तो आंसर 2π/5 आएगा जो कि इसके प्रिंसिपल ब्रांच पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25। द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी डायगनल्स गिवन है देखो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो जब डायगनल्स गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट डायगनल D1 इन क्रॉस D2। जब भी डायगनल दिए होते हैं पैरेललोग्राम के तो जस्ट उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हाँ, अगर डायगनल ना देके उसके एडजेसेंट साइड दी होती तो फिर आप हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तब आप ऐसे करोगे जब एडजेसेंट साइड दी होगी। अभी डायगनल दिए तो डायरेक्ट इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आता ही होगा आई जे के, एंड इनके जो कोफिशिएंट है 2 - 1 1, और दूसरे का क्या है, दूसरे का आपका 1 3 - 1, तो ये यहाँ पे रख लेना है एंड क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता ही होगा, डिटरमिनेंट सॉल्व कर ले। अच्छा डायगनल में, हाँ अच्छा डायगनल में लास्ट में हाफ भी करना चाहिए। हाँ, अगर एडजेसेंट होगी तो हाफ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। एडजेसेंट साइड होती तो सीधा इतना होता है, बट अगर डायगनल है तो आपको हाफ भी करना पड़ेगा। तो ये जो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट आया है उनका मैग्नीट्यूड भी निकालो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डायगनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना था 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर का अंडर रूट एंड हाफ करना है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर एडजेसेंट साइड होती तो जस्ट इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले आने चाहिए पैरेललोग्राम के एरिया के। सेक्शन सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है वेरीफाई द लाइंस। लाइंस आपको गिवन है वेक्टर आर और दूसरी 2 लाइन दी हुई है एंड आपको स्क्यू लाइंस बोल दिया। तो स्क्यू लाइंस का तो सबको आता होगा क्वेश्चन, शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको अच्छी तरह से आना चाहिए और मैंने पहले भी समझा रखा है। तो आपको पहले जो भी स्क्यू लाइंस है उसको ना कुछ इस फॉर्म में लाना है। वेक्टर उसका जो वेक्टर ए और लेमडा जो डायरेक्शन वेक्टर उन्हें अलग करना है। ऐसे दूसरे का लेमडा की जगह म्यू सेपरेट करो और वेक्टर बी को सेपरेट करो। ये A1 B1 है, ये मान लो A2 B2 है। जब आप ऐसे फॉर्म दे दोगे इन्हें, ये वाली फॉर्म, तो इससे आपको इसका A1 वेक्टर ये रहा और A2 वेक्टर ये रहा, है ना। ऐसे ही आपका ये B1 है और ये B2 है। मैंने बोला ना पहली लाइन को आप इस फॉर्म में लिखो, दूसरी को इसमें, तो B1 और B2 भी मिल जाएगा। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, सिंपल फॉर्मूला होता है ये वाला। क्या क्या करना है, पहले A2 में से A1 को माइनस करना है और B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और फिर उनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है उसके क्रॉस प्रोडक्ट का और डिवाइड करना है। तो A2 - A1 जब आप करोगे, A2 में से A1 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आंसर, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आएगा और फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √29 आएगा एंड वैल्यू रख देनी है, कुछ भी नहीं है बस। तो बस ये फॉर्म देनी आनी चाहिए आपको दोनों लाइंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच द पोजीशन ऑफ बॉलर द विकेट कीपर एंड द लेग स्लिप फील्डर आर इन द लाइन, इस लाइन में और इस लाइन में और इस लाइन में, तीनों की वेक्टर लाइन दी हुई है एंड रेशो निकालना है कि विकेट कीपर लाइन सेगमेंट बॉलर और लेग स्लिप को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो रेशो का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तीनों के आपको विकेट कीपर को बीच में रखना है और इनको साइड में रखना है और आपको रेशो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखो रेशो 1 मान लोगे ना आप, ए को तो आप इस वाले पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे एंड 1 को इस वाले से, है ना, और नीचे K+1, ये वाला फॉर्मूला याद रखा करो।
तो यहाँ पे जब आप ऐसा करोगे तो ये सॉल्व करके आई वाले अलग करना, जे वाले अलग करना, और उससे क्या होगा आपको के की वैल्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है ना, तो आप आई वाले आई के साथ कंपेयर करो, यानी इस वाले को 6 के इक्वल कर दो, तो इससे के 2/3 आ जाएगा कंपेयर करके, तो ये रेशो 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, कंस्ट्रेंट्स गिवन है एंड x ग्रेटर देन 14y, ये 4 कंस्ट्रेंट्स दिए है। तो पहले आपको कंस्ट्रेंट्स के टेबल और ग्राफ बनाने, सबके टेबल बनाने हैं, x14 और y14 तो इजीली बन ही जाएगा, एंड देन आपको ग्राफ बना के इसका बाउंडेड रीजन निकालना है, तो सबको आता ही होगा। तो पहले हमने x + y 80 का ग्राफ बनाया, 2x + 3y = 100 का, एंड x14 वाला ग्राफ 14 से चला जाएगा, y14 वाला y के 14 से चला जाएगा, ये y14 वाला है और ये वाला x14 वाला है ना। तो ये जब आप बाउंडेड रीजन देखोगे तो ये आएगा आपका, है ना, और ट्रू फॉल्स चेक कर लेना कंस्ट्रेंट्स पे। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब ये चारों कॉर्नर पॉइंट को आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है, सब में वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैक्सिमम निकालना है क्वेश्चन में, तो ये आपका आ रहा है 2260, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 28, द एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, the length of rectangle square of its breadth, and what rate the length of rectangle increasing at an instant when breadth 4.5। तो आपको किसका रेट दिया हुआ है, इन एरिया के इंक्रीजिंग का। तो आप एरिया का फॉर्मूला ले लो, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को आपने क्या मान लिया, x, और ब्रेथ को y, और कंडीशन क्या दी है, जो x है y² है, ये पहली कंडीशन दी है। और एरिया क्योंकि x y आपको तो क्वेश्चन में dA/, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है, तो dt दिया हुआ है ना, तो आप x y का x की जगह क्या रख सकते हो, या तो y की जगह रख दो x रूट का मतलब हाफ, और यहाँ x है, तो ये x की पावर हो जाएगी आपकी 3/2, और फिर आपको इस x 3/2 का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, dA/dt करना है। अभी ये a है, अभी तो ये a है, फिर आपको जब a आपका ये आ जाएगा, अब इसका आपको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो 3/2 पावर आगे आ जाएगी, x में 3/2 में से एक पावर कम हो जाएगी, एंड dx/dt आ जाएगा। एंड आपको dA/dt ऑलरेडी गिवन है 48, एंड x की वैल्यू भी गिवन है 4.5 का 4.5 है ना। एंड dx/dt, और सॉल्व करके आएगा dx/dt 64/9। क्वेश्चन 29 देखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है टेबल बना के, ये x है और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, कैलकुलेट p एंड मीन भी निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, पहला रूल तो आपको पता है, सारे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती है उनका टोटल कितना रखना होता है, 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल 1 होता है। तो आप यहाँ से p निकाल लेंगे, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है इनका टोटल 1, तो p की वैल्यू 1/7, एंड देन मीन क्या होता है, x को px से मल्टीप्लाई करते जाओ, देन प्लस करते जाना, तो x आपका 0, एंड पहला वाला कितना था, p था ना, फिर 2 है x, और दूसरे वाला प्रोबेबिलिटी कितना है, 2p, तो मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर दो, तो ये आ गया 21p, एंड p की वैल्यू रख दो, तो 3 आंसर आ जाएगा मीन। तो मीन में x को px से मल्टीप्लाई करो सारे, फिर प्लस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसका ऑप्शन वाला, फॉर द वैकेंसी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर 3000 कैंडिडेट्स है, एप्लीकेशन दी, एंड डाटा रिवील दैट 2/3 जो है, 2/3 एप्लीकेंट्स फीमेल्स है एंड अदर मेल्स है, यानी 1/3 मेल्स है ना। तो आपका 1/3 मेल्स है, एंड परफॉर्मेंस एप्लीकेंट इंडिकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गेटिंग डिस्टिंक्शन इन रिटन टेस्ट 0.4, फीमेल की 0.35 है, कैंडिडेट जो कि डिस्टिंक्शन और रिटन टेस्ट में। तो ये बेस थ्योरम लगानी थी यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले आपको E1 एप्लीकेंट मेल मान लेना, E2 एप्लीकेंट फीमेल, और A क्या है, जो डिस्टिंक्शन इन रिटन टेस्ट हो। आपको E1 की 1/3 दिया है, 2/3 दिया है, एंड A/E1 0.4 दिया है, एंड ये 0.35 दिया है, और आपको अच्छा बेस नहीं निकालनी, A ही निकालना है।
तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 A/E1 एंड E2 A/E2। तो ये आपका यही निकालना ना, ए ही निकालना है आपको क्वेश्चन में। तो ये 11/30 आ जाएगा। हाँ, अगर ये बोलते कि फीमेल गिवन होता आपको डिस्टिंक्शन रिटन टेस्ट एंड वो फीमेल होता तो आपको बेस लगानी होती, या मेल होता तो आपको बेस लगानी होती। क्वेश्चन 30 देखेंगे। क्वेश्चन 30 में इंटीग्रेशन है cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का। तो बहुत ही सिंपल सा था, आपको नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है तो आप cos 2x को भी आइडेंटिटी में चेंज कर लो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या होगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस वाला बचेगा, नीचे एक प्लस वाला बचेगा। और आपको दिख रहा है कि अगर आप इसको नीचे वाले को टी लेट करते हो तो ऊपर डी टी बन जाएगा, है ना, और डी टी बाई टी लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी प्लस टी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखो, बी इवेल्युएट 5 sin x प्लस 3 cos x sin x प्लस cos x, डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to π/2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन और कॉस ऊपर है और नीचे भी है, तो आप इसमें जो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है वो लगा सकते हो। इसमें क्या है कि 0 से π/2, तो ये वाली प्रॉपर्टी सबको ये वाला पता है ना, इंटीग्रेशन एफ ए माइनस एक्स, ये पुट करना है आपको, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस एक्स, ए आपका π/2 है, π/2 माइनस एक्स, फिर इसमें भी π/2 माइनस एक्स, इसमें भी और इसमें भी। अब साइन π/2 माइनस एक्स कॉस बन जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन बन जाएगा, नीचे भी यही होगा। एंड आपको दिख रहा है ये आई था स्टार्टिंग में और ये भी आई है, तो दोनों आई को आप प्लस कर दो, तो आई 2i, और इसको इसके साथ प्लस कर दो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो नीचे एज इट इज ही रहेगा और ऊपर ये जुड़ जाएगा, और ये आपका 8dx आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब 5 cos x 3 cos x, 8 cos x हो जाएगा, ऊपर प्लस होगा तो, एंड ये 8 sin x हो जाएगा, और नीचे आपका sin x प्लस cos x है ना। अब sin x प्लस cos x ऊपर से कॉमन ले लेना, तो sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x कट जाएगा, 8 बचेगा बस, तो 8dx आ जाएगा। और i निकालना है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 4x आ जाएगा, एंड डेफिनेट इंटीग्रल करोगे, लिमिट पुट करोगे तो 2 पाई आएगा इसका आंसर, i जब निकलेगा तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका ग्राफ बनाना है मॉडुलस का। मॉडुलस का ग्राफ तो बहुत ही सिंपल है, x प्लस 3 है ना, तो ये -3 से होके जाएगा। जब x प्लस 3 है तो ये -3 से होके जाएगा, ऐसे वी शेप बना के, ठीक है। तो यहाँ 0 है तो इसके लेफ्ट पे बनेगा ये, -3 से ऐसे करके 90 का बन जाएगा ये। एंड फिर इन्होंने बोला कि x एक्सिस और x -6, यहाँ देखो -3 है तो यहाँ -6 होगा और यहाँ पे 0 होगा। तो इसके बीच में जो शेडेड रीजन आया, ये आपको इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मेरे को y/dx पहले निकाल लेना है 0 से सीधा ही -6 का, और y मेरा क्या है, और डबल कर देना इसको, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है ना, मतलब वैसे तो आपको 0 से -6 निकालना है, बट आप पहले ना 0 से -3 निकाल लो, और जितना 0 से -3 आएगा वही तो इधर वाला भी पार्ट है ना, तो आप इसका ना 0 से मतलब -3 से 0 पे निकालो और फिर उसको डबल कर दो। और y तो आपको पता ही है मॉडुलस x प्लस 3 है, और क्योंकि मैंने इसको इस साइड लिया है तो इसलिए मैं पॉजिटिव ले रही हूँ और डबल करूँगी, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक पावर है तो 2 पावर हो जाएगी, नीचे भी 2 आ जाएगा, और लिमिट लगा देना, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको ये करना आता होगा, एंड जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने आते होंगे, नहीं आते तो मैंने डिटेल वीडियो इंटीग्रेशन की भी बना रखी है, प्लेलिस्ट बना के उसे चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे एंड सेक्शन ई भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसका कंप्लीट सोल्यूशन की वीडियो का जो थर्ड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, एंड प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चेक कर लेना प्लेलिस्ट को भी, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आई होप वीडियो आपको समझ भी आई होगी, और सेक्शन ए के अगर डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो उसका भी आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।